नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। यह घटना भी उसी समय की है जब मैं डीआईजी रेंज बरेली था। आज का जनपद है बदायूं और थाना है सहसवान। उस दिन तारीख थी 4 नवंबर 2019। समय दिन में कोई 12 बजे। ग्राम सिलेहरी के ग्राम प्रधान और 10-12 लोग श्री वीरेश पाल के साथ थाने पर आए। वीरेश पाल सन ऑफ महेश पाल प्रधान के साथ थाने पर आए। थानाध्यक्ष हरेंद्र सिंह, एसएचओ हरेंद्र सिंह थाने पर मौजूद थे। वीरेश पाल ने बताया कि मेरा छोटा भाई राजेश कुमार, जिसकी उम्र करीब 26 वर्ष है, वो 28 अक्टूबर यानी वो आए थे 4 नवंबर को, और ये बताया कि 28 अक्टूबर की रात 10 बजे से गायब था। हम लोग पूरे परिवार के साथ और गांव वालों के साथ उसकी तलाश कर रहे थे। आज सुबह करीब 10:30 बजे वो गांव के ही करण सिंह सन ऑफ जोधी सिंह के बाजरे के खेत के बीच में पड़ा हुआ मिला। उसका शरीर बिल्कुल काला पड़ गया है, पूरे शरीर में कीड़े चल रहे हैं और भयंकर दुर्गंध आ रही है। और दुर्गंध की वजह से ही लोग खेत के भीतर पहुंचे थे कि कोई जानवर या कोई और सड़ांध है ये, इसका पता करने के लिए गए और वहां पर ये शव मिला। घटना सनसनीखेज थी, हत्या की थी और प्रधान के साथ बहुत ढेर सारे लोग थाने पर आए थे। इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह ने फौरन जो वो लिख के तहरीर ले आए थे उस पर एफआईआर दर्ज करने के आदेश कर दिए। थाने पर एफआईआर हो गई। क्राइम नंबर 509/19, धारा 302 आईपीसी बनाम अज्ञात, यानी हत्या की धारा में अपराध पंजीकृत किया गया अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध। बाकी अपराध में जैसे एसओपी फॉलो की जाती है कि अपराध के दर्ज होने तक थाना कार्यालय से वायरलेस सेट पर सभी संबंधित को सूचना भेज दी जाती है। यही इस बार भी हुआ। क्षेत्राधिकारी सहसवान, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण, एसएसपी, मेरे कार्यालय यानी डीआईजी रेंज और एडीजी जोन के कार्यालय में भी हत्या की सूचना दी गई। इंस्पेक्टर हरेंद्र सिंह फौरन अपनी फोर्स लेकर मौके के लिए रवाना हुए। यह गांव थाने से कोई 8 किलोमीटर और मुख्यालय से 53 किलोमीटर पड़ता है। थाना कार्यालय से कंट्रोल रूम के माध्यम से सभी संबंधित यूनिट्स को बता दिया गया, डॉग स्क्वाड, फॉरेंसिक, क्राइम ब्रांच और सर्विलांस वालों को कि जितनी जल्दी हो सके मौके पर पहुंचें। लगभग 12:30 पौने 1 बजे हरेंद्र सिंह एसएचओ सहसवान मौके पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि काफी भीड़ वहां पर इकट्ठा है, लेकिन लोग इस बार नजदीक नहीं जा रहे थे, दूर दूर रहे, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा दुर्गंध आ रही थी। शव बुरी तरह से सड़ा हुआ था। क्राइम सीन को प्रिजर्व किया गया। वही मैंने पहले भी बताया है कि पुलिस वाले जब भी इस तरह के क्राइम सीन पर जाते हैं, कम दुर्गंध है तो सिर्फ रुमाल नाक पे बांध लेते हैं, बहुत ज़्यादा सड़ांध है तो रुमाल में कपूर लपेट के नाक पे बांध लेते हैं। जो लोग नज़दीक गए शव को देखने के लिए, उन्होंने यही किया। नज़दीक से देखने पे राजेश का शव चित अवस्था में पड़ा हुआ था।
बुरी तरह से सड़ा हुआ शव था। देख के ये बता पाना मुश्किल था कि इसे कोई चोट पहुंचाई गई है अथवा नहीं। डॉग स्क्वाड आया। डॉग स्क्वाड भी उसी भीड़ तक, जहां तक भीड़ थी वहां तक पहुंच के आगे वो बढ़ नहीं पाया, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बहुत से लोगों ने अपनी मोटरसाइकिल का प्रयोग किया था। न वो गांव तक गया, न गांव से बाहर गया, न गांव के दूसरी तरफ गया। बात वहीं की वहीं रह गई। सर्विलांस वालों ने भी अपना नंबर लिए। मृतक का नंबर, मृतक के पास किसी मोबाइल के होने की सूचना नहीं थी। उनके घर वालों के पास नंबर थे, वो नंबर ले लिए गए। अड़ोस पड़ोस के नंबर ले लिए गए और इसके दोस्तों में जिसके पास भी मोबाइल फोन थे वो नंबर ले लिए गए। किसी तरह का कोई फिजिकल एविडेंस मौके पर नहीं मिला। थोड़ा संघर्ष के निशान जरूर वहां पे थे जहां पर इसका शव पड़ा हुआ था। बाजरे के पेड़ की पत्तियां टूटी हुई थी। बाजरे के कुछ पेड़ भी नीचे गिरे हुए थे। ऐसा लग रहा था थोड़ी देर तक उसी स्थान पर बिना वहां से हिले हुए संघर्ष किया गया है। सब लोगों के जाने के बाद पंचायतनामा की कार्रवाई शुरू हुई। लाश को उलट पलट कर यह देखा जाता है कि कहीं कोई चोट के निशान तो नहीं है। यही किया गया। पूरे शरीर पर कहीं चोट के निशान नहीं मिले। अलबत्ता ऐसा लग रहा था कि इसकी गर्दन पर दबाव बनाया गया। पंचों की राय यानी राय पंचांग में यह लिखा गया कि मृत्यु का कारण स्पष्ट नहीं हो रहा है। शरीर पर किसी तरह के चोट के निशान नहीं हैं। जहां जहां से शरीर सड़ने के कारण फटा हुआ था, सिर्फ उस हिस्से का जिक्र पंचायतनामे में किया गया। पंचायतनामा भर के बॉडी सील की गई और पोस्टमार्टम के लिए बदायूं जिला अस्पताल के पास बने चीड़ घर यानी पोस्टमार्टम हाउस में भेज दी गई। उसी रात पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई। कॉज ऑफ डेथ ड्यू टू एस्फिक्सिया एज ए रिजल्ट ऑफ थ्रॉटलिंग। गला दबाने की वजह से सांस रुकने के कारण मृत्यु का होना पाया गया। विवेचना के दरमियान वादी मुकदमा यानी मृतक के भाई, उनके परिवार, अड़ोस पड़ोस और जो लोग थाने पर गए थे इंक्लूडिंग प्रधान, सबके बयान नोट किए गए। चूंकि वादी के पास मृतक के पास कोई मोबाइल नहीं था, इसलिए सर्विलांस वालों ने भी हाथ खड़े कर दिए कि साहब इसके पास कोई मोबाइल नहीं है, बीटीएस टावर स्कैन करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कौन इससे बात करता है, किससे किससे बात होती है, ये बताना बहुत मुश्किल है। चार 5 दिनों तक बीटीएस टावर के एनालिसिस का इंतजार किया गया, लेकिन उससे भी कोई बात बनी नहीं। पब्लिक का दबाव, गांव वालों का दबाव पुलिस पर बनता गया कि साहब आगे क्या हो रहा है। वादी ने कहा मेरे भाई की हत्या हुई, अभी तक पुलिस कुछ कर नहीं पाई। धीरे धीरे 1 महीना होने वाले थे। तभी क्षेत्राधिकारी और एसपी रूरल को यह बताया गया कि आप लोग रिविजिट करें, इन्वेस्टिगेशन की प्रोग्रेस को खुद देखें, स्पीड अप करें और कोशिश करें कि विवेचना को जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाया जाए और किसी न किसी रिजल्ट तक पहुंचा जाए। सब चीज़ें देख लेने के बाद ये हुआ कि इसमें सर्विलांस से भी कुछ नहीं मिला, डॉग स्क्वाड भी कुछ नहीं कर पाया, क्राइम ब्रांच भी हाथ पर हाथ रखे बैठी है। तो ये तय किया गया कि फिर एक बार मुखबिरों का
या सादे में जो सुरागरश और पतारस सिपाही हैं उनको गांव में भेजकर पता लगाया जाए। सादे में सिपाही गांव के जो उनके टच के लोग हैं उनसे बातचीत करने के लिए लगाए गए। 2-4 दिन में ही एक बात निकल कर आई। थाने के सादे में लगे हुए सिपाही जो गांव में पूछताछ करने के लिए गए थे, उन्होंने बताया कि इसका एक सबसे अच्छा दोस्त है जिसका नाम है जितेंद्र उर्फ गुड्डू, जिसके बाप का नाम है राजवीर सिंह। ये दोनों बड़े अच्छे दोस्त हैं, साथ खाते हैं, साथ पीते हैं, साथ रहते हैं, साथ चलते हैं। लेकिन गांव वालों ने इस चक्कर में कि कौन नाम बताकर दुश्मनी मोल ले, किसी ने भी अपने बयान में नहीं बताया। परिजनों ने भी शायद इसीलिए अपने नाम अपने बयान में नहीं बताया कि साहब इसका सबसे अच्छा दोस्त फलां है जिससे पूछा जा सकता है, वो हो सकता है हत्या के कारणों पर कोई प्रकाश डाले। सिपाही ने जिस व्यक्ति के हवाले से एसएचओ को बताया, वो ये कहा कि साहब अगर जितेंद्र को आप पकड़ लेंगे तो जरूर कोई न कोई लीड मिल जाएगी। सारे राज मृतक के वही जानता है। जितेंद्र को थाने पर लाया गया, लेकिन क्रॉस करने के लिए, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए, कन्फ्रंट करने के लिए या किसी डाटा बेस्ड एनालिसिस से पूछताछ करने के लिए पुलिस के पास कुछ नहीं था। और जैसा हमेशा होता है, छूटते ही उसने कहा कि साहब उस रात तो मैं था ही नहीं, मैं फलां जगह गया था, रात में मैंने फलां जगह ही खाना खाया था, मुझे नहीं पता उसकी हत्या किसने कर दी। उससे डिटेल इंटरोगेशन आराम से की जाने लगी, क्योंकि कुछ भी नहीं था पुलिस के पास कन्फ्रंट कराने के लिए। उसने जहां जहां जाना बताया, जिससे जिससे मिलना बताया, जब जाके और लौटना बताया, उसके पास भी मोबाइल फोन नहीं था। उन सारे व्यक्तियों को टीमें भेज के वेरीफाई कराया गया और ये पता लग गया कि जो कुछ ये बोल रहा है कि वो उस दिन नहीं था घर पे, झूठ बोल रहा है। तब पुलिस के पास कुछ था कन्फ्रंट कराने के लिए। उन व्यक्तियों को जिनके यहां जाना और जिनके साथ खाना खाना बताया अपने रिश्तेदारों के, उनको भी थाने पर बुला लिया गया और फिर उससे अच्छी वाली, बहुत अच्छी वाली, बहुत बहुत अच्छी वाली पूछताछ शुरू कर दी गई, क्योंकि वो झूठ बोल रहा था। आगे बढ़ने के लिए कुछ मिल गया था। बहुत ज्यादा देर तक नहीं टिका और उसने थोड़ी देर में बताना शुरू किया। उसने बताया कि मेरे और मृतक यानी जितेंद्र उर्फ गुड्डू और राजेश के समलैंगिक संबंध थे। गांव के यंगस्टर्स इस बात को जानते थे। हम लोग हफ्ते में 1 या 2 बार जब शराब के पैसे इकट्ठा कर लेते थे तो बाजार से शराब और खाने पीने का सामान ले आते थे। बाजरे का खेत, गन्ने का खेत या जंगल की तरफ जाकर एकांत स्थान ढूंढते थे। उसके बाद वहां पर हम लोग शराब पीते थे। शराब पीने के बाद हम लोग जो अननेचुरल सेक्स है वो किया करते थे। कौन एक्टिव पार्टनर था, कौन पैसिव पार्टनर था, इसके बारे में बताया गया कि जितेंद्र, जिससे पूछताछ की जा रही थी, वो एक्टिव पार्टनर था और मृतक यानी राजेश पैसिव पार्टनर था। पूछताछ के दरमियान जब उससे पूछताछ की जा रही थी तो इसी तरह के शब्दों में लोग बातचीत करते हैं। उसने एक नई शब्दावली बताई। मैं नास फाउंडेशन के एक एपिसोड में, जब मैं एसपीसीटी की बात कर रहा था, मुझे एपिसोड नंबर नहीं याद है, जिसने देखा होगा उन्हें ध्यान होगा कि नास फाउंडेशन के एक एपिसोड में मैंने इसका जिक्र किया था।
उस समय बहुत डिटेल में ये सब बातें देखी थी पुलिस ने, क्योंकि उसका लिटिगेशन सुप्रीम कोर्ट तक चला था। उसने नया टर्म बताया कि साहब जो एक्टिव पार्टनर है आजकल उसे राजा कहते हैं और जो पैसिव है उसको रानी कहते हैं। ये अंडरस्टैंडिंग बहुत स्ट्रांग है। ये जरूरी नहीं है कि जो राजा है वो हमेशा राजा ही रहे, कभी वो रानी भी हो जाता है। घटना वाले दिन यही हुआ था। सामान्य रूप से जितेंद्र वो एक्टिव पार्टनर था, मृतक पैसिव पार्टनर था। छक के शराब पीने के बाद मृतक ने कहा कि आज पहले हम अपने रोल्स रिवर्स करेंगे। जितेंद्र फौरन राजी हो गया। उन्होंने अपना रोल रिवर्स कर लिया। इसके बाद जितेंद्र का जैसे ही नंबर आया, मृतक ने कुछ पुरानी बातों का उलाहना देकर ऐसा करने से मना कर दिया। वो बार बार उससे कहता रहा कि गलत बात है, ये फाउल प्ले। उसने कहा साहब ये तो गलत बात है, गलत तरीके से ये बिहेव कर रहा है, लेकिन वो नहीं माना। इसी बीच में गुस्से में उसको नीचे गिरा दिया। उसके सीने पर सवार होकर उसकी गर्दन तब तक दबाई जब तक कि वो मर नहीं गया। जितेंद्र को 5 नवंबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया। उसकी इस स्वीकारोक्ति के बाद गवाहों के बयान, ऐसे लोगों के बयान कि ये साथ साथ ही रहते थे, चलते थे, फिरते थे, खाते थे, बाहर चले जाते थे, घूमने जाते थे, 2-2 3-3 बाद लौटते थे, ये सब बयान भी नोट किए गए। ये सब पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य हैं, समयी साक्ष्य भी इन्हें कहते हैं। ये डायरेक्ट एविडेंस नहीं है, ये बल्कि जो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस हैं उसकी तरह ट्रीट किए जाते हैं। चार्जशीट 28 नवंबर 2019 को सबमिट कर दी गई। अब आज की घटना देखिए। इन लोगों के जो परस्पर संबंध थे, पुरुष पुरुष के संबंध, जिनको गे रिलेशंस भी कहते हैं वर्तमान वोकेबुलरी में, ये कोई नई बात नहीं है। पुरातन काल से ये बताते ये हैं कि ये 19वीं शताब्दी से ये प्रथा शुरू हुई। इसको पुरातन काल में नॉर्थ इंडिया में हिंदी भाषी क्षेत्र में इसे लौंडेबाजी कहा गया। पुरुष पुरुष के संबंधों को लौंडेबाजी कहा गया। ठेठ भाषा में, गवई भाषा में, और जो इस हिंदी भाषी बेल्ट है उसमें इसे लौंडेबाजी का नाम दिया गया। लेकिन ये सब चोरी छिपे, बहुत से लोग इसके आदी हैं, लेकिन सब ये काम चोरी छिपे ही करना चाहते हैं, कभी वो सामने नहीं आए। उसके बाद इसका थोड़ा स्वरूप बदला और भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट में एक लौंडा नाच शुरू हुआ। आप गूगल पे जाके सर्च करिएगा, जिसमें लड़का औरतों की तरह पूरा श्रृंगार करके, उसके लुक्स बिल्कुल औरतों की तरह आ जाएं, वो नाचता है और भारी भीड़ चारों तरफ वाह वाह करती है, पैसे लुटाती है। स्वर्गीय भिखारी ठाकुर ने इसको राष्ट्रीय पहचान दी, लौंडा नाच को, जिसको हम भी अपनों के अपने पढ़ाई के ज़माने में नहीं जानते थे। लेकिन ये पता था कि ये पूरब यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में ये लौंडा डांस एक प्रथा है। लौंडा नाच शादी ब्याह या किसी सामाजिक अवसर पर, वैवाहिक अवसर पर लौंडा डांस की पार्टियां होती हैं, उनको बुलाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ पूर्वांचल और बिहार का फॉक फॉर्म है, फॉक डांस का फॉर्म है।
ये नेपाल में, मॉरिशस में और कुछ कैरेबियाई मुल्कों में भी लौंडा डांस आज की तारीख में भी बहुत प्रचलित है। धीरे धीरे इसका स्वरूप और बिगड़ा। ऐसे नाचने गाने वाले लड़कों को जो महिलाओं के भेष में नाचते गाते हैं, इनको लोग रखने लगे। नवाबों का शौक इसे कहते थे। अवध के नवाबों के इस शौक का जिक्र बार बार इतिहास में किया गया है। अवध जिसकी राजधानी लखनऊ हुआ करती थी। तो कौन कितने लौंडे पाल रखा है, ये उस समय स्टेटस सिंबल था। कच्ची उम्र के, कम उम्र के लड़के जो नाचते हों महिला बनकर, वो पाले जाने लगे। इसको एक शब्द और दिया गया, हाथी पालना। ये कहा गया कि फलां राजा हैं या फलां जमींदार हैं या फलां नवाब हैं, उन्होंने 4-4, 5-5 हाथी पाल रखे हैं। जब इस सिलसिले में बात होती थी, हम लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ऐसे लोगों के बारे में जब सूचना होती थी कि ये गे हैं, तो इनको छोटी लाइन का आदमी कहा जाता था, छोटी लाइन के लड़के कहा जाता था। छोटी लाइन संभवतः इसलिए कहा जाता था कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ जाने के लिए नैरो गेज थी, जो इधर बलिया और बलिया के आगे बिहार तक जाया करती थी। और यही वो बेल्ट है जहां पर इसके शौकीन सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अगर इशारे में किसी से कहना हो तो यही कहा जाता था, साहब छोटी लाइन वाला है। इसका और विभत्स रूप कई कई जगह पाया जाता है। इस लौंडेबाजी का सबसे विभत्स रूप इसका अफगानिस्तान में है। आप एक फिल्म डॉक्यूमेंट्री बनी थी, आप गूगल पे सर्च करिएगा, डांसिंग बॉयज ऑफ अफगानिस्तान, मोस्ट प्रॉब्ली 2009 या 2010 में रिलीज हुई थी। वहां पर 10-12 मैक्सिमम 15 साल के बच्चे बड़ी बड़ी पार्टियों में, अमीरों की पार्टियों में लड़कियों की ड्रेस पहन के नाचते थे। और नाच गाना खत्म होने के बाद इन कम उम्र के बच्चों को विशेष अतिथियों को सौंप दिया जाता था, ताकि वो उनके साथ समलैंगिक व्यवहार कर सकें। ये एक कुप्रथा है। हिस्ट्री में यह भी उल्लिखित है कि जब तालिबान का पिछला राज्य था, आज से 20 साल 25 साल पहले, तो बड़ी मुश्किल से इस कुप्रथा को वो बंद करा पाए थे। लेकिन जैसे ही वहां पर एक पॉपुलर गवर्नमेंट आई, ये हर शहर का, हर बड़ी पार्टियों का, हर अमीरों के फंक्शन का शगल बन गया, बच्चा बाजी। और ऐसे लड़के जो नाचते थे उनको बच्चा बेरिश कहने लगे। बहुत ज़्यादा डिमांड में होते थे और उनके साथ बहुत ही घिनौने कृत्य हुआ करते थे। और वहाँ की सोसाइटी ने इस पीडोफीलिया के इस गुनाह को आम बात बना दी थी। आजकल इसको गेशिप, समलैंगिक संबंध के नाम से जाना जाता है। पुराने समय में ये लौंडेबाजी थी। मुगल कालीन समय में इसको एकलामबाजी कहते थे, उर्दू का वर्ड है। अफगानिस्तान में इसको बच्चाबाजी कहते हैं। और ऐसे लोगों को उत्तरी भारत में एक खराब शब्द से नवाजा जाता है। हालांकि मैंने अभी गूगल पे सर्च किया कि ये गाली तो नहीं मानी जाती, लेकिन इसमें भी विद्वानों में मतभेद है। कुछ लोग इसे गाली के रूप में देखते हैं, कुछ कहते हैं नहीं साहब बिल्कुल गाली नहीं, इन्हें गांडू कहा जाता है सामान्य भाषा में। देखिए, मैं ये सब आपको इसलिए बता रहा हूं कि आपके आसपास की सोसाइटी में बहुत से लोग ऐसे होंगे, लेकिन ये सब उनका जो व्यवहार है वो इतना चोरी छिपे होता है कि
जब तक कि लोगों को पता न लग जाए वो अपना ये व्यवहार बनाते रहते हैं, करते रहते हैं। उसके बाद अंत में पिछले 10 सालों में इसको लीगलाइज किया गया। इसको एलजीबीटी कम्युनिटी कहा गया। लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल एंड ट्रांसजेंडर। जब मैं एसपीसीटी था, मैंने बहुत ही डिटेल में एक एपिसोड में बताया है कि एलजीबीटी वालों से मेरा भी सामना हुआ। एक गंभीर सूचना एज एसपीसीटी मुझे मिली कि हजरतगंज में एक जगह पर पूरा एक बिल्डिंग के 2 अपार्टमेंट लेकर वहाँ पर ये रैकेट चल रहा है, जहाँ समलैंगिक व्यवहार किया जाता है, जिसमें कम उम्र के बच्चे भी हैं और ज़्यादा उम्र के लोग भी हैं। इस सूचना पर रेड हुई, लोग पकड़े गए, जेल भेजे गए। 377 में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उनकी जमानत निरस्त हुई। वो हाई कोर्ट गए कि साहब ये हमारा अधिकार है, ये कोई जबरदस्ती नहीं है। गे पार्टनर्स आपस में एक दूसरे की सहमति से इस तरह के संबंध बनाते हैं। उसी समय 377 आईपीसी समलैंगिक अपराध के लिए जो बनाया गया था, उसको चैलेंज करने की प्रक्रिया शुरू हुई। लखनऊ के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया गया। और भी प्रदेशों के जो इस तरह के मामले थे सब क्लब किए गए। दिल्ली हाई कोर्ट ने एक दूसरा फैसला सुनाया। दिल्ली में जिन लोगों ने, आपने कभी ध्यान दिया होगा, एलजीबीटी की बड़ी बड़ी रैलियां निकलने लगी साहब, दिल्ली में, कलकत्ता में, मद्रास में, बेंगलोर में, चेन्नई में, और खुलेआम इस बात का उन्होंने प्रदर्शन किया, ये अनाउंस किया कि हम समलैंगिक हैं, ये हमारा अधिकार है, हमें पुलिस 377 के नाम पर तंग करती है, इस धारा को फौरन हटाया जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो रैलियां थीं या इस तरह के प्रदर्शन थे, वो बलिया में कभी नहीं हुए, गाजीपुर में कभी नहीं हुए, पटना में मेरी जानकारी में नहीं हुए, सहरसा, गया और सिवान में कभी नहीं हुए। लखनऊ में भी बहुत बाद में, जब ये दिल्ली में एकदम बिल्कुल आफत मच गई, तब ये इस तरह के प्रदर्शन किए गए थे, बहुत छोटी संख्या में। उनकी फ़ोटो लेने वालों के, पत्रकारों की भीड़ रहती थी, सिर्फ इसलिए कि कौन कौन है इस लाइन का। और फाइनली 6 सितंबर 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 377 आईपीसी को डिलीट कर दिया। अब ये ऑफेंस नहीं रहा। हाँ, अगर किसी के साथ ये जबरदस्ती संबंध बनाने की बात है तो वो हमेशा की तरह ऑफेंस होगा। लेकिन अगर किसी 2 समलैंगिक पुरुष या स्त्री के बीच में इस तरह के संबंध हैं तो ये अपराध नहीं माना जाएगा, ऐसा माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इस पर अपना जजमेंट दिया। तो ये कोई नई बात नहीं थी, पुरानी बातें हैं। आप भी अगर नज़र दौड़ाएंगे तो ये बिल्कुल नई बात नहीं है। हर सोसाइटी में बहुत सारे लोग इसके आदी भी हैं और उन्हें इन्हीं सब शब्दों से नवाजा भी जाता है, लेकिन ये सब काम आज भी चोरी छिपे ही करते हैं। मेट्रोज में ये एक आज़ादी की तरह कि हमें आज़ादी मिली, इसका जश्न भी मनाया जाता है हर साल 6 सितंबर को। 6 सितंबर आने वाली है, आप टीवी के खबरों में, अखबारों में, इंटरनेट पर इस पर नज़र रखिएगा। कितने बड़े बड़े जश्न अलग अलग कोने में मनाए जाएंगे।
कि साहब सुप्रीम कोर्ट ने हमारे भेदभाव को ख़त्म किया और हमें एक दूसरे के साथ रहने की आज़ादी दी। जैसे ही जितेंद्र उर्फ गुड्डू को जेल भेज दिया गया, उसके बाद गांव में एक पंचायत हुई कि जितेंद्र और मृतक राजेश कुमार के जो संबंध थे अब सार्वजनिक हो गए। पहले ये चोरी छिपे था, लेकिन अब ये सार्वजनिक हो गए। चार्जशीट में और केस डायरीज में इसका उल्लेख आ गया। गांव के पंचों ने कहा साहब इससे गांव की बड़ी बदनामी हुई कि हमारे गांव में भी ये समलैंगिक संबंधों के लोग बने हुए हैं। और आज भी चूंकि सोसाइटी इसको एक्सेप्ट नहीं करती है, तो पंचायत ने दोनों परिवारों का, और उनका ये कहना था कि ऐसा संभव नहीं है कि दोनों परिवारों को ये पता न हो कि हमारे बच्चों के गे रिलेशनशिप हैं, उनके समलैंगिक संबंध हैं, वो लौंडेबाजी में इंडल्ज हैं, वो इकलामबाजी में इंडल्ज हैं। ऐसा संभव नहीं है कि इनकी जानकारी में ना हो। दंड स्वरूप इन दोनों परिवारों का गांव में हुक्का पानी बंद कर दिया गया। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जब एक बार माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया कि आपसी रजामंदी से किए गए संबंध अपराध नहीं होते, लेकिन सोसाइटी के अपने रूल हैं। और आज भी ये दोनों परिवार आइसोलेशन में रह रहे हैं। अगर घर परिवार में ऐसे किसी बच्चे का ओरिएंटेशन का पता लगे तो उसकी काउंसलिंग जरूर कराएं, उसे सच बात से अवगत कराएं और उसको हिकारत की नज़र से बिल्कुल ना देखें। बच्चा है, डिफॉर्मिटी है, कोई परेशानी है, कोई बात नहीं। बच्चा आप ही का है। सोसाइटी को भी अपना नज़रिया आज नहीं तो कल बदलना होगा। अगर उस बच्चे में कोई हार्मोनल डिसऑर्डर है तो डॉक्टर से संपर्क करके उसको दूर कराने का भी प्रयास करें, क्योंकि गांव देहात में और अपनी ट्रेडिशनल सोसाइटी में, रूरल सोसाइटी में अभी भी गे रिलेशनशिप को मान्यता नहीं दी गई है। कानूनन ये मान्य है। आदरणीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसको मना कर दिया कि साहब अगर आपसे रिलेशन में कोई रह रहा है तो ये अपराध नहीं है, लेकिन फिर भी सोसाइटी इसे मानने को तैयार नहीं है। इसलिए अपने बढ़ते हुए बच्चों के बिहेवियरल पैटर्न को जरूर नज़दीक से देखें, बहुत नज़दीक से देखें और समय रहते सावधानी बरतें आपसे जो बन पड़े। अपराध नहीं है ये, लेकिन समाज चूंकि इसको खराब दृष्टि से आज भी देखता है, इसलिए आप जरूर सावधानी रखें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी इस राय से सहमत होंगे। अगर आपके मन में इस राय से इतर कोई बात आ रही है तो मुझे जरूर बताएं, मैं इंतज़ार करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।